हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, और ये हमारा बीएससी का पोर्शन है। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, वो मैं सारा का सारा पढ़ाऊँगा। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टारगेट है, उसके बाद में हम लोग आईटी जैम और सीएसआईआर नेट के लेवल का ये पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल यही मैं बहुत सारा कवर करवा दूँगा, डोंट वरी। ठीक, देखो तो ये क्या होता है। पहली बात तो देखो, बीएससी का पोर्शन है तो थोड़ी आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आता है स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है, अभी टर्म्स हैं, सिर्फ समझ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनीशन आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। देखो, हमारे पास में लेट डी सबसेट ऑफ आर। डी क्या है, कोई सबसेट है आर का। ठीक है, देन अ रूल जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से, विच एसोसिएटेड टू ईच स्केलर टी बिलोंग्स टू डी। डी मान लो आर का कोई सबसेट है और इसमें ये कोई टी होगा जो डी से बिलोंग कर रहा है, और एफ एक मतलब रूल है जो एसोसिएट कर रहा है ईच, मतलब हर एक टी जो डी में बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट, हर एक टी के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर दैट इज स्केलर एफ ऑफ टी इज कॉल्ड। ठीक है, तो हर एक टी के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे एफ ऑफ टी, और यही हमारा स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये डी क्या है, ये मतलब या आर क्या है, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डी होता है वो हमारा रीजन होता है एक। ठीक है, और डी क्या होता है, उसको कोई सबसेट होता है। ठीक है ना। हाँ, खैर यहाँ पर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन आने वाली भी नहीं है। अच्छा अब देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्केलर फंक्शन ऑफ सॉरी हाँ, स्केलर वेरिएबल ऑफ टी। ठीक है, एफ को बोलेंगे स्केलर फंक्शन, और जो टी है वो हमारा स्केलर वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखिए आता है तुम्हारा वेक्टर फंक्शन। अभी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ टर्म समझिए, डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास में देखो, हमें पता है, हमें ये पता है कि ये क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी तुम्हारा स्केलर फंक्शन होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, स्केलर फंक्शन है, आपको पता है। एफ वन ये क्या है, स्केलर फंक्शन है, और ये भी तुम्हारा स्केलर फंक्शन है, और ये भी तुम्हारा स्केलर फंक्शन है। ठीक है, अगर हम स्केलर फंक्शन में आई जे के, देखो आई जे के का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है। स्केलर फंक्शन में अगर हम आई जे के का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक, देखो, अब देखो, मैं कुछ आपको रूल लिखवा रहा हूँ, आपको बस रूल ही ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं, ये डेफिनेशन बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखो, रूल ये हैं, मान लो हमारे पास में एक सेकेंड, मान लो हमारे पास में देखो एफ जी एच। ठीक है, ये अब देखो वेक्टर लगा तो ये कैसे हो गए, वेक्टर फंक्शन हो गए, और ये हमारे पास में डिफरेंशिएबल शॉर्ट में मैंने लिख दिया है डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है ऑफ अ वेरिएबल टी। ठीक, कोई वेरिएबल होगा टी, एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। ठीक, हमारे पास में एफ जी एच ये वेक्टर फंक्शन है, और फाई हमारे पास में स्केलर फंक्शन है ऑफ अ वेरिएबल टी, सेम वेरिएबल है। ठीक, वेरिएबल टी मैं इधर लिख देता हूँ, वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं जो है हमारा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूल हैं कुछ, इनको आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बड़े काम आएंगे। देखो, पहला रूल ये है कि एफ प्लस माइनस जी, अगर इन दोनों का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, तो ये
अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि पहले हम f का कर लें प्लस माइनस, फिर हम कर लें g का। ठीक है, ये रूल जैसे हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़ते थे सेम वैसा ही रूल है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर मान लो डी अपॉन डी टी और f इंटू जी, मतलब प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करें, तो आपने प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ा होगा कि डिफ्रेंशिएशन जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उनका डिफ्रेंशिएशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही रहने दो, ठीक है। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी जी अपॉन डी टी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा, देखो हमें पता है कि जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है तो ये वेक्टर है, ठीक है। एफ और जी क्या है, वेक्टर। और वेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ये डॉट है तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस का बहुत ध्यान दिया जाता है। अब ये वेक्टर है तो यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब आपको पता है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ तो ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए होता है, ये आपस में बराबर होता है। लेकिन ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, ठीक है। आपने 12th क्लास में वेक्टर में पढ़ा होगा। इसी प्रकार से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी जी अपॉन डी टी और इंटू डॉट एफ, ठीक है। यहाँ पर डॉट है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो हमेशा कम्यूट करता है, ठीक है। कम्यूट वाली प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पता है ना। तो ये हमेशा कम्यूट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर हम इस तरीके से लें ये कम्यूट करता है कि नहीं करता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें एफ क्रॉस जी का तो क्या होगा। तो देखो जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा दो, लेकिन आपको ध्यान एक चीज़ देनी पड़ेगी कि एफ क्रॉस डी जी अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस जी, यहाँ पर जो जी है वो इधर ही आएगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप चाहें तो याद रखने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी, इस तरीके से भी, ठीक है। अब इसको अगर आपने याद कर लिया तो इसको याद करना आसान है, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ 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 क्रॉस कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने इसीलिए बताया ना, ये कम्यूट होता है, ये कम्यूट करता है डॉट प्रोडक्ट, और ये कैसा होता है, नॉन कम्यूट, नॉन कम्यूट, ठीक है। ये नॉन कम्यूट लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हाँ, माइनस लगा दें तब लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कम्यूट होता है। तो आप डॉट में ऐसे इसको लिखिए, मतलब ऐसे ही लिखिए, फिर इसको याद करने में आपको जो क्रॉस वाला है वो आसानी रहेगा। कैसे, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ देखो रटवा नहीं रहा हूँ कि रट लो, आपको समझना है वरना एग्ज़ाम में भूल जाओगे, हर चीज़ रटी थोड़ी ना जाती है, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस वाला समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि डी अपॉन डी टी, मान लो फाई और एफ, ये हमारा कैसा स्केलर फंक्शन है और ये कैसा है, वेक्टर फंक्शन। यहाँ पर देखो डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगा, ठीक है, सिंपल ऐसा ही है। तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये क्या होगा, फाई डॉट डेल डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी फाई अपॉन डी टी इंटू एफ, ठीक है। तीनों रूल इस तरीके से याद रखिए कि जो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नहीं, हाँ, जब पहला फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो हमेशा सेकंड फंक्शन इधर साइड में लिखिए, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अगर आप इन तीनों रूल को देखेंगे तो ये तीनों रूल एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए,
अगला रूल है, मान लो आपको पाँचवा कि मान लो आपको बॉक्स प्रोडक्ट है ना FGH, बॉक्स की वैल्यू तो जानते हैं ना आप, जानते होंगे अगर आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, तीनों वेक्टर फंक्शन है और बॉक्स में है, अगर इनका डिफरेंशिएशन करूं तो किस तरीके से करना है, देखो पहले आप कर लीजिए f का, तो df/dt और GH वैसा ही रखिए, तीनों वेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा ये तीनों कैसे हैं, वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद में प्लस, फिर f को वैसा ही रखिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और h को वैसा ही रखिए, ठीक है। और प्लस इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, जगह की कमी है, अरे है, प्लस f को वैसा ही रखिए, g को वैसा ही रखिए और लास्ट में h का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से अगर आपको बॉक्स मतलब तीन वेक्टर हैं ए बी सी या FGH, तीन वेक्टर फंक्शन है, अगर बॉक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसे आप नोट करते चलिए साथ साथ में, देखो जगह की थोड़ी सी कमी रहती है। तो मान लो 6 पॉइंट अब क्या है, देखो अगर हमको मान लो डिफरेंशिएशन करना है d/dt, तो ये अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है f×g×h, ठीक है, इसका मान लो हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बॉक्स नहीं है, कहीं इसको बॉक्स समझो, इसको मैं हटा ही देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो गए, ये इस तरीके से है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले आपको करना है df/dt, ठीक, और क्रॉस है तो क्रॉस लगा दीजिए, बाकी दोनों वैसे ही रखिए, जैसे हमने बॉक्स को याद किया वैसे ही सेम इसको करना, बस जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा दीजिए, वहाँ तो कहीं डॉट नहीं है, लेकिन अगर क्रॉस कर रहे हैं तो जैसे हमने उसमें किया ना, पहले f का किया है उसके बाद में दोनों वैसे ही रखे, यहाँ पर भी पहले f का किया बाकी क्रॉस लगा के दोनों वैसे ही रखे हैं, प्लस f×dg/dt क्रॉस h को वैसे ही कर दिया, प्लस f को वैसे ही रखा और g×dh/dt, ठीक है। अब देखो कि मैंने जो ये ऐसा नहीं है कि f×g×h इस तरीके से, देखो ये ब्रैकेट में बंद है, इसको ध्यान में रखिएगा, g×h ब्रैकेट में बंद है, तो उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है, पहले f का कर लिया बाकी दोनों ब्रैकेट में ही रखे हैं, प्लस f का कर लिया बाकी ब्रैकेट में इसका कर लिया, प्लस f और g को वैसे ही रखा और ब्रैकेट में h का कर लिया, ठीक है। तो ये याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो ये रूल हैं, आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कोई इतने मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हाई फाई हूँ, ये इनको याद आप एक बार रिवीजन करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास में कोई कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मान लो कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जैसे हमारे पास में मान लो आर वेक्टर है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर वेक्टर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही ज़ीरो होता है, वेरिएबल टी है यहाँ पर, ठीक है। कोई कांस्टेंट वेक्टर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज ज़ीरो होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं नोट करके लिख भी दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज ज़ीरो, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक सेकेंड, अगले देखो एक रूल और है, रूल ये है, ये नोट नंबर 1 है और ये नोट नंबर 2 है। ये क्या है, द नेसेसरी, देखो ये इम्पोर्टेंट हैं सभी के सभी बहुत, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन,
ठीक है, कोई वेक्टर फंक्शन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, वेक्टर फंक्शन है एफ, ठीक, ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी, ठीक है, टू बी कांस्टेंट इफ डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। बात वही है, ठीक है। क्या बोला है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू बी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। वेक्टर फंक्शन अगर तुम्हारा कांस्टेंट होना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन, पहली शर्त यही है कि उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी ज़ीरो होगा ही होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो हम अगले बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये सफिशेंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी ज़ीरो ही होगा, ठीक है, अगर वेक्टर फंक्शन को कांस्टेंट बनना है तो। अच्छा, नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन क्या होगी, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो ये आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखो तीसरा रूल है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं प्रूव भी करके बता दूंगा। तीसरा है नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है ये, अगले फिर इतना लिखने वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। द नेसेसरी एंड sufficient condition for the vector function f, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे आप, ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t to have a constant magnitude if f dot df upon dt इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो अब मैं इसको बताता हूँ, टेंशन ना लो, डोंट वरी, रुक जाओ। ये बोल रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, मतलब कोई वेक्टर फंक्शन होगा उसके लिए सफिशेंट और नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर उसको कांस्टेंट होना है, मैग्नीट्यूड समझ रहे, कोई वेक्टर है उसका, ध्यान से समझिए, कोई वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू ज़ीरो होगी। देखो इसको मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो। देखो प्रूफ हम इसका कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कोई वेक्टर फंक्शन है, ये बोल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, किसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, कोई वेक्टर है हमारे पास में a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर ये वेक्टर है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे करके निकालते हैं, इस तरीके से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट में, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर ये मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होना है तो ये वाली कंडीशन सफिशेंट एंड नेसेसरी एंड सफिशेंट ये कंडीशन है, ठीक है, ये होगी। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम कोई वेक्टर फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं हमको गिवन है कि गिवन एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है सी, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया है, अब हमको ये प्रूफ करना है ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें पता है सिंस एफ
इज इक्वल टू सी, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, मतलब मॉड नहीं है ये, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का स्क्वायर, अच्छा कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहता है, तो आप इसे के मान लीजिए, ठीक है। और ये वेक्टर है, अगर हम वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है कि वेक्टर का स्क्वायर का मतलब ये होता है ए डॉट ए, पता है, हाँ ये पता होगा, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट। अच्छा, यहाँ पर एफ डॉट एफ हो जाएगा बराबर के, बराबर क्या है, के, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो एफ डॉट एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी अपॉन के। अब अभी हमने पढ़ा था सिंस, मैं देखो फिर से रूल लिख दे रहा हूँ, सिंस हमें पता है कि डी अपॉन डी टी, हमने पढ़ा था कि एफ डॉट जी ये क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन वैसा ही रहता है, अरे ये हट जाता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन डी जी, और प्लस सेकंड, नहीं एक सेकंड, हाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी टी और इनटू जी, ठीक है। ये जी इधर लिखा हुआ होता है, लेकिन डॉट में मैंने आपको क्या बताया था, कम्यूट करते हो तो इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब अगर मैं इसका इसका मतलब ये वाला फार्मूला अगर इसमें लगा दूं तो देखो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा कि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी, देखो यहाँ जी मतलब यहाँ पर एफ है और यहाँ पर जी है, तो जी की जगह भी एफ है, तो यहाँ पर डी एफ अपॉन डी टी आया है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन वैसा ही, अब जी, और जी की जगह पे क्या है, एफ ही है ना, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस इसको मैं एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर जीरो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टू एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। टू को उधर आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में आ गया है फाइनली एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अच्छा, अब देखो कुछ रूल हैं छोटे छोटे, आप इनको याद रखिएगा, बस इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप इनको नोट में याद रखिएगा। देखो नोट ये है, हमारे पास में f कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, f कैसा है, f हमारे पास में डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, कैसा है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, ठीक है, एंड ऑफ अ वेरिएबल टी, स्केलर वेरिएबल टी, और हमें दिया है कि मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ f ये f के बराबर दिया है, देन ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने f से डिनोट किया है, यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैग्नीट्यूड का सिंपल ये मतलब होता है कि डायरेक्ट मैंने f ही लिख दिया है। अच्छा, फिर क्या करें, देखो अब इसमें रूल हैं कुछ, ध्यान रखिएगा। देखो तो पहला रूल ये है कि डी अपॉन डी टी और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये होता है टू एफ वेक्टर है यहाँ पर, और डी एफ अपॉन डी टी, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी, ये जो होता है मतलब ये वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर, क्लियर। ये हो जाएगा एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी, इस तरीके से, क्लियर, कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पर ये है मैग्नीट्यूड, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है कि डी अपॉन डी टी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी।
अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, मतलब एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो ये होगा एफ वेक्टर क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा क्रॉस वाला, ध्यान रखना। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आपके काम आएंगी। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, हमें दिया है एक वेक्टर आर वेक्टर हमें दिया है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के, ये दिया है। देन हमको फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में डी आर अपॉन डी टी। ठीक, हमको ये फाइंड करना है, चलिए करते हैं। मतलब इसका जो आर वेक्टर दिया उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। तो देखो डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा साइन टी और आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के। ठीक है, तो ये हो गया। इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हम करते हैं साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस टी, और आई हो जाएगा ये यार आई। और देखो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन टी और जे हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू के। तो फाइनली क्या आया, कॉस टी आई माइनस साइन टी जे प्लस का के। बस ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो ये किसके बराबर आया, ये आया है डी आर अपॉन डी टी। अब दूसरे पार्ट में हमको निकालना है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन टी आई, और माइनस का साइन का कितना हो जाएगा, ये कॉस टी जे, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आया, माइनस का साइन टी आई प्लस, इसको मैं माइनस का कॉस टी ऐसे लिख ले रहा हूँ, और जे। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मान लो थर्ड पार्ट में हमको निकालना है मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड डी आर अपॉन डी टी, मतलब डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब डी आर अपॉन डी टी क्या था, देखो ये था डी आर अपॉन डी टी, ये रहा ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो इसको बस लिख दो, तो ये कितना होगा, हाँ, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये देखो ये आया है, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। दैट्स इट, इतना ही है, ख़त्म, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे करिएगा। देखो क्वेश्चन ये है, आप इसे होमवर्क में करिएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें एफ वेक्टर दिया है 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई इंटू साइन एक्स जे और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो फाइंड हमको करना है पहले पार्ट में डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता होगा, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जैसे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाकी वाई के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे सभी को कांस्टेंट मानते हैं ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है,
समझ में आया ना। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी को हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लो एफ है। अब मुझे इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक्स को वेरिएबल मानूंगा, बाकी जो वाई लिखा हुआ है यहाँ जेड भी होता, मतलब एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं सभी को कांस्टेंट मानते हैं। तो एक्स का कितना हो जाएगा 2x, और देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ x है, इसको ऐसा समझो 2x, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ y बचेगा, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो ये कितना होगा 2x प्लस वाई। इसी तरीके से आपको इसमें करना है। आपको आता होगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, हाँ, सेकंड पार्ट हमको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई, नहीं डेल वाई तो लिख ही दिया, डेल एक्स, ठीक। तीसरा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। चौथा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और पांचवा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो इधर होता है उसको पहले निकालते हैं। अब ये आ गया, इसका फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी आया, मान लो ये आया 2x प्लस वाई, अभी मैं जो एग्जांपल लिया था, मान लो ये निकल के आया, अब इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर्स, मतलब इसके आंसर क्या क्या आए हैं। कल हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट और जितने भी हैं क्या क्या है देख लूँ मैं। हाँ, अभी तो चलो कल हम पढ़ते हैं, बाकी तो आज के लिए रहने देते हैं, जो भी होगा कल देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।